हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अर्पित आपका अपने परिवार वेब क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम नई एनर्जी के साथ में आज हम जोश के साथ में पूरा खत्म करेंगे। क्या खत्म करेंगे? मुगल साम्राज्य। किसी भी हालत में हमें पूरा खत्म करना है। आप मेरे साथ चलेंगे, वीडियो लंबी होगी कोई बात नहीं, हमें सारा पढ़ के खत्म करना है क्योंकि हमें अपने चैप्टर खत्म करने हैं, फटाफट कोर्स को आगे बढ़ाना है। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर देते हैं। मैंने कहाँ तक आपको पढ़ा दिया था मैं आपको बता देता हूँ। लोधी वंश यानी कि दिल्ली सल्तनत खत्म हो चुकी थी। लास्ट शासक हमारा था इब्राहिम लोधी, जो कि मारा जा चुका था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। बाबर कौन था? फरगना का एक था शासक, ठीक, जहाँ पर उसका राजतिलक हुआ था और वो यहाँ पर आया तो उसने यहाँ पर उनके चाचा और एक पंजाब के शासक थे, उनकी मदद से अटैक किया। किसके ऊपर? इब्राहिम लोधी के ऊपर। और इब्राहिम लोधी के ऊपर अटैक करने के बाद में क्या हुआ? उसे हरा के मार दिया। और मार दिया तो अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है हमारे मुग़ल साम्राज्य की, जिनका आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा। अकबर हैं, जहांगीर हैं, शाहजहां हैं, औरंगजेब हैं। ये सारे के सारे कौन थे? मुग़ल शासक। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हम उन्हें पढ़ते हुए चलेंगे और आगे एक एक चीज़ में आप मेरे साथ चलते हुए चलेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। तो आइए हम देखते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट। तो पहला है हमारा बाबर। बाबर का मैंने इसीलिए इस बार सन डाल दिया क्योंकि यहाँ से कई बार अब यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से हमारी तारीख और सन, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये बात आप याद रखेंगे। अभी तक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अभी तक तो मैं सिर्फ यूँ लिख रहा था और आप पढ़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ से इंपॉर्टेंट हो रही हैं ये चीज़ें, तो आप ध्यान रखेंगे। तो बाबर का सन है 1526 से लेके 1530 ईस्वी तक। अब आप सोच रहे हैं क्या 4 साल जिंदा रहा था? अरे नहीं भाई, 4 साल जिंदा नहीं रहा था, 4 साल ही सिर्फ राज्य कर पाया था भारत में, यानी कि उसे बोलते थे उस टाइम हिंद, ठीक, सिंध बोलते थे। तो बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। फरगना एक जगह है अफगानिस्तान के आगे। इसके पिता उमर शेख मिर्जा यहाँ के शासक थे, ठीक। ये उमर शेख मिर्जा जो है फरगना नाम की जगह थी, वह उसके शासक थे। वहीं पर पैदा हुआ था हमारा बाबर और उसके बाद में जब वो बड़ा हुआ तो उसका राजतिलक भी इनके बाद में फरगना में ही हो गया। उसने इससे पहले भी कई बार प्रयास किए थे। आइए देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि की धारण की बादशाह की उपाधि क्या की? धारण की, ठीक। और ये पहला था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की। इसके 4 पुत्र थे। कौन कौन से? हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। ये नाम आप याद रखेंगे। और मैं ये आपको बात बता देता हूँ, बादशाह आपने कई बार फिल्मों में इन सब चीज़ों में जगह में सुना होगा, लेकिन सबसे पहले धारण करने वाला अगर कोई शासक था तो वो हमारा कौन था? बाबर था, ठीक है। इसके 4 पुत्र थे। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। देखिए ये मैंने आपको लिख रखा है। क्यों लिख रखा है? क्योंकि इससे पहले कई लोग सोचते कि पहली बार उसने आके पानीपत में लड़ाई और जीत गए, बहुत बहादुर थे, ऐसा वर्णन किया जाता है कि बहुत बहादुर कुछ नहीं थे। उससे पहले आप खुद देख सकते हैं कि कितनी बारी ट्राई कर चुके थे। वहाँ से ज़्यादा ताकतवर लोग यहाँ रहते थे, यहाँ तक कि ऊपर वाले जो है गुजरात, नीचे वाले में अटैक करने पे लोग हार जाते थे। तब ये दूसरी जगह जहाँ कमज़ोर पाते थे वहाँ से इन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर तुगलकमा युद्ध नीति। अब आप पूछेंगे कि ये जो नीति है तुगलकमा युद्ध नीति, ये नीति क्या है बताते हैं भाई, आराम रखिए ज़रा। तोप खाने का प्रयोग किया। तोप खाना भी मैं बताता हूँ क्या है, ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये दो इसके दो क्या थे? 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। तुगलकमा युद्ध नीति ये होती है कि हम पीछे से छुप के वार कर देते हैं, ठीक है, और किसी को बचने का कोई रास्ता नहीं होता है। आगे कुआं पीछे खाई वाला हाल होता है, ठीक है। तो जब वो बच के भागते हैं तो पीछे खाई तो सीधे मर ही जाएंगे। तो ये तुगलकमा युद्ध नीति होती है। और लिखा हुआ है तोप खाने। तोप खाने से मतलब है जहाँ तोपें रखी जाती, तोपों का इस्तेमाल होता है, उसे तोप खाना बोलते हैं। तो तोप खाने का इस्तेमाल इन द सेंस तोपों का इस्तेमाल। कैनन का इस्तेमाल कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर कैनन का इस्तेमाल कहीं पर किया गया था किसी युद्ध में तो वो बाबर ने आप किया, क्योंकि भाई अब इतना बड़ा प्रांत था लोधी, इब्राहिम लोधी कोई छोटा मोटा शासक तो था नहीं, है कि नहीं, बड़ा सा शासक था। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने फिर उसको दिमाग लगाया। ऑलरेडी 4 बार हार चुके थे वो, 5वीं बार में आए, फिर उन्होंने यहाँ पे क्या किया? अटैक किया, तोप खाने का इस्तेमाल किया, सारे निशानेबाज ला दिए, पीछे से छुप के ऊपर से वार करते थे, वो मार डाला उन्होंने पूरी तरीके से। इस तरीके से बाबर ने क्या किया? पानीपत का प्रथम युद्ध जीत कर और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, ठीक। मैं हट जाता हूँ, तब तक ये कुछ पॉइंट आप नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो आइए अब हम अपने देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फटाफट इसको आगे बढ़ लेते हैं कि बाबर ने और आगे क्या क्या किया। तो क्या है, बाबर ने अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि नवादम मस्त कलंदर, अलीदा पहला नंबर, याद है आपको। तो ये जो कलंदर है ना, कलंदर, चुकंदर नहीं, कलंदर, याद रखिएगा, पता चला चुकंदर करके आ गए। कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी, बाबर ने। अब भैया खुद ही, मतलब हद होती है, खुद ही उल्टे दे काम किए। अभी हम आपको आगे हम लिखे हुए मैंने कि युद्ध किए, इतनी क्रूरता फैलाई, उसके बाद में उदारता के लिए, खुद ही उदारता के लिए उपाधि धारण कर ली। दी किसी ने नहीं, खुद ही धारण कर ली, किसी ने नहीं दी थी इनको, खुद बाबर ने अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि धारण कर ली। और देखिए आगे देखिए, खानवा युद्ध के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली। ठीक, गाजी की उपाधि, गाजी का मतलब समझते हैं आप लोग, लिख देता हूं मैं यहाँ पे। गाजी का मतलब होता है काफिरों को मारने वाला, काफिरों को मारने वाला। अब ये आप काफिरों की डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, मैं आपको शुद्ध भाषा में, छोटी सी भाषा में बता देता हूँ। इसका मतलब होता है अपने एनिमी को डिस्ट्रॉय करना। ठीक, क्योंकि फिर आप चले जाएंगे इस्लाम धर्म में, आपको जाना पड़ेगा, फिर वहाँ काफिरों की डेफिनेशन ही अलग हो जाती है, तो आप उसमें नहीं जाएंगे। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, काफिरों का मतलब होता है एनिमी को डिस्ट्रॉय करना। ठीक, तो खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने क्या किया, गाजी की उपाधि धारण की। ठीक, पहले ये अपनी उदारता के लिए चुकंदर कलंदर जो भी समझते हैं आप, याद कर सकते हैं जैसे भी करके, उसकी उपाधि इन्होंने क्या की, धारण कर ली। उसके बाद खानवा के युद्ध के बाद में इन्होंने गाजी की उपाधि धारण कर ली। और गाजी का मतलब क्या है, काफिरों को मारने वाला। अब इनके कुछ युद्ध लिख रखे हमने, वर्ष लिख रखे, कब हुआ, किसके किसके बीच में हुआ, और परिणाम यानी कि रिजल्ट एक ही था। चारों युद्ध में कौन विजयी था, हमारे बाबर विजयी थे। ठीक, तो पहला युद्ध, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा, अभी पहले आप पढ़ लीजिए फिर शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ठीक, पहला था पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल, डेट देखिए 21 अप्रैल 1526। ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ये मैं आपको ऐसे नहीं लिखवाया हूँ, ये मैंने डेट आपको ऐसे नहीं लिखवाई है। ठीक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको लिखवा दी है। किसके किसके बीच, इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच। और आपको सही से पता है, बहुत अच्छे से पता है कि बाबर जो है जीत गया था और इब्राहिम लोदी को मार दिया था। फिर हमारा नेक्स्ट युद्ध आ जाता है खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध, अब ये डेट भी आपका इंपॉर्टेंट है। खानवा के युद्ध में क्या हुआ था कि 17 मार्च 1527। हाँ, ये डेट याद रखेंगे। ये सन मैं आपको बता देता हूँ कि ये जितने भी हुए थे ना, 26, 27, 28, देख लीजिए यहाँ पे 26, 27, 28, 29, 30 में तो मर ही गया था। अब मरने के बाद उसकी आत्मा तो लड़ेगी नहीं। ठीक, तो आप ये याद रखेंगे, 4 साल लगातार। ठीक, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें कौन, बाबर विजय हुआ था। और एक बात मैं और आपको बताता हूँ कि राणा सांगा को उसके बाद जहर दे दिया गया था, 1530 ईस्वी में मार दिया गया था, जहर दे के विष का प्याला भेजा गया था, जहर दे के किसे मार दिया गया था, राणा सांगा को मार दिया गया था। और ये वही वाले राणा सांगा है, कौन से, मीराबाई वाले। ठीक, अब इस कहानी में हम बाद में जाएंगे कभी। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, 29 जनवरी, डेट याद रखेंगे, सन तो आपको याद ही हो गया होगा। ठीक, चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को किसके किसके बीच, मेदिनी राय, ये हमारे साउथ के शासक थे। ठीक, नीचे साइड के, मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में हुआ था, इसमें फिर से क्या हुआ, बाबर जीत गया था। नेक्स्ट है हमारा घाघरा का युद्ध, किसके बीच में हुआ था, पहली बात तो डेट याद रखेंगे आप, 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों एवं बाबरों के बीच। ऊपर वाले जो अफगान वाले लोग होते थे उनको हम लोग बोलते थे अफगानों। ठीक है, तो अफगान के बीच में होता है। अब मैं आपको इसकी छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, आप नोट कर लेंगे। ठीक, तो ऐसे लिख लीजिए, पान खा फिर चल घर। ठीक, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक, पान खा चल घर, पहले भाई पान खाया और उसके बाद क्या किए, घर नहीं चले, चल घर। याद रखिएगा, पान खा चल घर मतलब क्या है, इसका पा से हमारा बन गया पानीपत, खा से बन गया खानवा, और चा से बन गया चंदेरी, और घा से बन गया हमारा घाघरा। ठीक, तो अब ये ट्रिक आप याद रखेंगे, इस ट्रिक के जरिए आराम से आप आसानी से बाबर के 4 युद्ध याद रख सकते हैं। ठीक है,
और कभी भूलने की दिक्कत होगी नहीं, डेट एक बार रिवाइज कर लेंगे किसके किसके बीच में हुआ था, ये भी मैंने आपको लिखवा दिया है, सब कुछ पूरी तरीके से लिखवा दिया, इसे आप दिमाग में बिठा लेंगे, छाप लेंगे। मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम देख लेते हैं अपने कुछ और नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 48 वर्ष की आयु में, अब ये डेट याद रखेंगे, 26 दिसंबर 1530। 1530 में मरा जरूर था लेकिन लगभग पूरा 1530 पार कर गया था, 1530 लगभग पूरा पार कर गया था। तो 26 दिसंबर 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई, मतलब कि वो मर गए, स्वर्ग सिधार गए। 1530 में 1526 में राज्य किया, 4 युद्ध लड़े और 1530 में चले गए बाबर जी। ठीक, कहाँ पे मरे थे? आगरा में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या? प्रारंभ में इसका शव आराम बाग में दफनाया गया। ठीक, इसके बाद काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। तो अगर पूछा जाए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर पूछा जाए कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई तो आप फटाक से बताएंगे आगरा में हुई। पूछा जाए इसे दफनाया कहाँ गया, अगर डायरेक्ट पूछा गया कि इसे कहाँ दफनाया गया, तो अगर आपके ऑप्शन में आपको मिलता है काबुल तो तुरंत काबुल लगाएंगे। ये ऐसा शासक था जिसने विदेश में इसकी दफनाई गई है कब्र। ठीक है, बाकी सबकी यहीं पे हिंदुस्तान में। बाकी प्रारंभ में अगर आराम बाग आपसे पूछेगा, आराम बाग आपसे पूछता है तो ऐसे पूछेगा, हमेशा ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि प्रारंभ में बाबर को कहाँ दफनाया गया था, तो आराम बाग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लेंगे। मैं बता रहा हूँ ये जो पॉइंट है ये आपके हर एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में, एक नहीं बहुत एग्जाम में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा। अब यहाँ पर देखिए मैंने या करके लिख रखा है तुझके बाबरी। तो क्वेश्चन बहुत बार ऐसे पूछता है बाबरनामा, नहीं तो क्वेश्चन पूछ लेगा तुझके बाबरी। अब अगर पूछ लिया तुझके बाबरी तो हम उसी में कंफ्यूज हैं कि भाई ये किसकी बात हो रही है, ये कौन सी आ गया नया चीज़, ये किसने रस्म की। ठीक है, तो अगर बाबरनामा से पूछा जाए या तुझके बाबरी नाम से पूछा जाए तो इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना बाबर ने खुद की है। ठीक है, बाद में इसका अनुवाद फारसी में, अनुवाद इसका कौन सी भाषा में हुआ था? फारसी भाषा में। वो भी किसने किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। ये अकबर के दरबार में रहते थे, रहते क्या थे? इनके नवरत्न थे। जब अभी मैं अकबर के बारे में पढ़ाऊंगा तो ये बताऊंगा कि अकबर के नवरत्न कौन कौन थे, क्या क्या करते थे, तो ये नवरत्न का मतलब क्या होता है। ये नवरत्न ठंडा तेल की बात नहीं हो रही है, दूसरा ही है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है हमारा, पूछा जाता है कि बाबर को कौन सी पद शैली का जन्मदाता माना जाता है, तो मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। अब ये पॉइंट आपने बहुत ध्यान से पढ़ लिए होंगे, बहुत ध्यान से देख लिए होंगे, तो अब ये बात आप याद रखेंगे और अपने दिमाग में बैठा लेंगे। मैं हट जाता हूँ, क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि बाबर के साथ में क्या हुआ और बाबर के बाद में कौन आया कौन नहीं आया। ठीक, तो बाबर यहाँ से हम देखते हैं, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। अब वहाँ बाबर की मृत्यु हो चुकी, बाबर के बारे में जितनी चीज़ें बतानी थी मैंने आपको बता दी। अब इनका उत्तराधिकारी कौन हुआ? अब इनका उत्तराधिकारी हुआ हमारा हुमायूं। ये बात आप याद रखेंगे, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर और जहांगीर का बेटा शाहजहां। और आगे हम बढ़ते चलेंगे, ऐसे ही पढ़ते हुए चलेंगे। तो मैंने एक बार हुमायूं का काल लिख जरूर दिया है, ये 1530 से 1556 तक कई बुक में लिखा हुआ है, कई जगह लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लेकिन इसमें एक आपको बहुत बड़ी बात बताऊं, मैं 4-5 साल तो ये बाहर ही घूमते रहे, बहुत सालों तक ये बाहर घूमता रहा। ये बंदा जो है, इसे जो है हरा के भगा दिया गया था। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद में शेर खान, शेर शाह सूरी। ठीक, उसे शेर खान की उपाधि भी मिली थी। ठीक, तो वो जो था वो उसने इनको पराजित कर दिया था, इनको हरा दिया था। ठीक, कैसे हराया, कहाँ हराया, क्या हराया, वो हम आगे बात करेंगे। देखते हैं, नासिरुद्दीन हुमायूं। पहली बात तो ये जो नाम लिख रखा है ना मैंने, नसीरुद्दीन, तो ये नसीरुद्दीन नाम ही नहीं पता है किसी को। हुमायूं का नाम सिर्फ लोग हुमायूं जानते हैं, जबकि पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। इस समय ये बदख्शां का सूबेदार था। समझ गए? अगर पूछा जाए कि गद्दी पर बैठते टाइम हुमायूं कहाँ का सूबेदार था, तो हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। और ये बहुत ही अनलकी इंसान था अपनी ज़िंदगी में। मतलब देखा जाए तो गिरते पड़ते कैसे करके बस इसका एक नाम आ गया कि ये एक शासक था, लेकिन इसकी ज़िंदगी एकदम जो है बिल्कुल वैसी थी, कैसी? बेकार सी। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे फिर।
इसने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों के बीच में कर दिया। ठीक, किसको क्या क्या दिया था, अभी मैंने अब 4 भाइयों का नाम बताया था, कामरान, मिर्जा दोनों थे। और ये तो कामरान को क्या दिया इन्होंने, कामरान को इन्होंने काबुल और कंधार दे दिया। मिर्जा अस्करी को इन्होंने संभल व दे दिया। ठीक है, मिर्जा हिंदाल को क्या दिया इन्होंने, अलवर तथा मेवाड़ दे दिया। ठीक, ये चीज़ आप याद रखेंगे। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ ताकि आप सुन लें हमारे अच्छे मुंह से। कामरान को इन्होंने काबुल व कांधार दिया, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर व मेवाड़ दे दिया। ठीक है, और ये जो बदस्सा था ये अपने कोई चचेरे भाई थे उनको दे दिया था। ठीक है, पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी मैंने आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया है। ठीक, ताकि आपको अच्छा लगे। फिर देखते हैं 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नगर की स्थापना की। इनके से इम्पोर्टेंट यही सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। ठीक, एक तो ये है और एक इनकी क्या है, एक इनकी अभी वो जीवनी के बारे में पढ़ेंगे किसने लिखी थी। ये 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि ये दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी ये है। और ये देख लीजिए एक बार, नसीरुद्दीन हुमायूं, बस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बारे में कुछ खास इतना आता है नहीं। पूछा जाता है जो मैं होगा तो यहाँ मैं लिख दूँ आपको, नहीं तो आप बोलेंगे सर आपने लिखा नहीं। ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसको आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हुमायूं से, देख लिए। और आगे देखते हैं, मैं हट जाता हूँ तब तक आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आइए अब हम देख लेते हैं कुछ और पॉइंट हुमायूं के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हुमायूं बहुत ही बैड लक वाला इंसान था, इसका लक कुछ इतना अच्छा नहीं था, तो कुछ खास अच्छा हुआ नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिर हुआ क्या, चौसा का युद्ध। ठीक है, ये आम खाने वाला चौसा नहीं, चौसा एक जगह का नाम है। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खान एवं हुमायूं के बीच में हुआ। आप ये बात याद रखेंगे फिर से, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, शेर खान एवं हुमायूं के बीच में। ठीक है, और कब हुआ, तो 1539 ईस्वी में युद्ध हुआ। नेक्स्ट है हमारा कि इसके बीच में जब हो गया तो शेर खान विजयी हुआ इसमें, और विजयी होने पर क्या हुआ, विजयी होने पर ये शेर शाह की उपाधि धारण कर लेता है। अब यहाँ से आप एक बात बहुत ध्यान से नोट करेंगे, क्या कि शेर शाह का नाम शेर शाह नहीं था, इसका नाम पहले था शेर खान। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका नाम क्या था, शेर खान था। और इसने उपाधि धारण की थी किसकी, शेर शाह की। कब की थी, जब ये चौसा का युद्ध जीत गया था। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि देखा जाए तो इतना बड़ा शासक, दिल्ली पे राज करने वाला, इतना पावरफुल माना जाने वाला हुमायूं, उसको हरा देता है कोई इंसान, तो वो उपाधि नहीं धारण करेगा शेर शाह, मतलब शेर की। ठीक, नेक्स्ट हमारा बिलग्राम या कन्नौज। ये कन्नौज के पास में एक जगह है, तो या तो इसे बिलग्राम के नाम से बोल देते हैं या कन्नौज के नाम से बोल देते हैं। इसका युद्ध कब हुआ था, 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ। इसमें भी क्या हुआ, इसमें फिर से कौन हार गए, हुमायूं। मैंने बताया ना, इन्होंने जीवन में 1 ही 2 युद्ध जीते हैं, जीते 1 ही 2 हैं, हारे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो इनके अगर आ जाए, अगर मान लीजिए आपको याद नहीं रहता है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक यही है कि अगर हुमायूं और किसी और के बीच का युद्ध आ जाता है तो आप तुरंत लगा दिए हुमायूं पराजित। अगर आपको नहीं याद आता, बिल्कुल याद है, तब तो आप सही आंसर लगाएंगे ही। ठीक, तो क्या हुआ, इसमें पराजित हो गया और दिल्ली और आगरा पर भी शेर शाह हमारे विराजमान हो गए, मतलब कि कब्जा कर लिया। और अब पूरी तरीके से कौन शासन कर रहा है, यहाँ दिल्ली और आगरा में शेर शाह सूरी कर रहा है। और ये कहाँ जाते हैं भैया, ये जाते हैं भाग, कहाँ भाग जाते हैं, ये देखिए आप। इसके बाद हुमायूं सिंध चला गया और निर्वासन मतलब जो ऐसे ही जीवन व्यतीत करते हैं इधर उधर घूम घाम के। ठीक है, 15 सालों तक घूमता रहा, ये 15 सालों तक घूमता रहा, ये बात आप याद रखेंगे। 15 सालों तक देख लीजिए, ये कहाँ भाग गया, सिंध। एक्चुअली मैंने आपको पहले बताया था कि इसके जो 4 भाई थे, 4 भाइयों में इसने क्या किया था, 4 भाइयों में इसने बंटवारा करवा दिया था, चारों के बीच में, इसको वो दे दिया, उसको वो दिया, इसको वो दे दिया। अब जबकि सबके पास में कुछ ना कुछ है, तो जिसके पास में हिंद था तो ये सिंध वाले में चला गया, वहाँ पर इसने 15 साल तक ऐसे ही बिता दिया। और उस टाइम क्या क्या घटनाएं हुई, अब पढ़ रहे हैं, इनके बारे में तो पढ़ना पड़ेगा ना। अब ये तो भैया क्या बताएं, इनका बेकार ही है पढ़ना, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है। क्यों, क्योंकि अब ये घूमेंगे तो वहाँ पर भी काम होंगे, तो वो भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो क्या हुआ, निर्वासन के समय गुरु फारसवासी सिया, ये गुरु क्या थे, सियाओं के गुरु थे। ठीक है, मीर बाबा दोस्त, और उर्फ उनको क्या बोलते थे, मीर अली अकबर जामी। अब इनका नाम आप ही ध्यान रखेंगे, मीर अली अकबर जामी, मीर बाबा दोस्त। देखिए, या तो ये उर्फ इनको ऐसे बोलते थे, इतने बड़े बड़े नाम याद रखने पड़ते हैं।
कि क्या क्या पुत्री, कौन, हमीदा बानो बेगम, इनकी एक पुत्री थी हमीदा बानो बेगम, उनसे क्या किया निकाह। अब भाई आदमी तो जब रहेगा तो ऐसा तो है नहीं शादी तो करेगा नहीं, शादी भी तो करेगा, तो इन्होंने क्या किया, शादी भी की, किससे, हमीदा बेगम से, ठीक है, निकाह कर लिया। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कालांतर में हमीदा से ही अकबर नाम के महान सम्राट पैदा होते हैं। ये बात आप याद रखेंगे कि अकबर किसके पुत्र थे, हमीदा बानो बेगम के पुत्र थे, जो कि किसकी पुत्री थी, हमारी मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर वली अकबर जामी की पुत्री थी। समझ गए होंगे आप ये बात, ठीक है। कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि ये जो मीर अली अकबर जामी इनका नाम था, इस वजह से अकबर का नाम इन्होंने अकबर रखा था, अपने पिता के नाम पर इन्होंने रख दिया था। ऐसा कई बुक में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं इसको श्योर नहीं मानता हूँ तो बताता नहीं हूँ, ठीक है। आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। और हमीदा बानो बेगम के पुत्र हमारे अकबर थे। अब देखेंगे, अभी आगे और देखेंगे, अभी थोड़ा और है, अभी इनके बारे में और है। हुमायूं के बारे में जाइएगा नहीं, हुमायूं के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त करेंगे, उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे। क्योंकि देख रहे हैं आपने, दिल्ली पर शेर शाह बैठ गया, अब दिल्ली या आगरा पे बैठ गया तो मेन पे वो बैठा हुआ है, तो जब वो बैठा हुआ है तो उसके बारे में भी तो हमें जानना पड़ेगा कि कौन था भाई, कहाँ से आया था, कैसे। तो इसके बारे में भी मैं क्या करूँगा, आपको थोड़ा सा पढ़ा दूंगा। मुगल वंश जरूर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसके बारे में भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं हट जाता हूँ, क्या करेंगे, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने जोश को एकदम बनाए रहेंगे। क्लास से कोई भागेगा नहीं, नोट करते हुए चलेगा, बिल्कुल समझ में आए कि नहीं। कोई भी भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अगर आज जाओगे तो बाद में रोगे, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आइए अब हम देख लेते हैं हुमायूं से बचे हुए जितने भी पॉइंट हैं। बेचारे गिरते पड़कते लुढ़कते जो है ज़िंदगी अपनी बिता दी है। तो 1555 ईस्वी में हुमायूं वापस आते हैं, पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित करते हैं और उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर दोबारा से बैठते हैं। 15 सालों तक बेचारे 39 में चौसा का युद्ध हार गए थे, है ना। उसके बाद में दे घूमे हर जगह घूमते 15 सालों तक बाहर, उसी में शादी भी हो जाती है, अकबर का जन्म भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है और फिर वापस आते हैं। तब तक क्या होता है कि वो जो शेर शाह होता है या शेर खान होता है वो मर चुका होता है। अगर वो जिंदा होता तो फिर ये मुगल वंश यहीं समाप्त हो जाता। तो कह सकते हैं कि मुगल वंश के आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है शेर शाह। अगर वो मरे नहीं होते, कैसे मरे थे, क्या हुआ था उनके बारे में अभी सब बताता हूँ आपको, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इनके द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन से युद्ध हैं, ये हम देख लेते हैं। कौन कौन से सन में है ये भी देख लेते हैं। पहला देवरा का देवरा 1531 में हुआ था, इसमें कौन, हुमायूं जीत गए थे। फिर चौसा का हुआ, आम जैसा चौसा होता है ना, चूसते चूसते हार गए। बिलग्राम बिल में घुस गए, हार गए, ठीक। सरहिंद का युद्ध वापस आने के लिए जीत गए थे, मतलब 2 हारे 2 जीते। इंपॉर्टेंट है, और भी युद्ध हुए थे, मैंने नहीं बताए हैं, 4 बताए हैं। अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाता है कि चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ या बिलग्राम का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये चौसा वाला, आम चौसा, और ये हमारा बिलग्राम वाला, ये दोनों हो जाता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा 1 जनवरी 1556। देखिए 1555 में ये वापस आए हैं, 1555 में बेचारे किसी तरीके से जीत पाए हैं, वापस आ पाए हैं। और 1 साल के अंदर अंदर एक तारीख देखिए, ये देखिए कितना दूर है, एक ही तारीख, 1 जनवरी पहला दिन, हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन क्या किया, 1556 ईस्वी को दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय जो था उससे सीढ़ियों से गिर कर मृत्यु हो गई। अरे भाई ऐसे भी कोई मरता है क्या इतने बड़े राजा, बलशाली राजा। अब इन्होंने क्या किया था कि दीनपना जो भवन था वो दिल्ली में बना हुआ है, मैं आपको बता दूँ उसकी लोकेशन दिल्ली में। तो जो दीनपना भवन में बहुत बड़ा सा लाइब्रेरी टाइप की बना रखी थी, उसकी सीढ़ियाँ बहुत ऊंची थी, तो उसकी सीढ़ियों से खुद ही गिरे और खुद ही चले गए, प्यारे हो गए, ठीक है। तो यहाँ अब सोचिए, जब ये मर गया तो इसके बारे में एक कोई संत थे, उन्होंने लिखा भी था कि हुमायूं जैसे गिरते पड़ते अपना जीवन व्यतीत किया, वैसे ही गिरते पड़ते हुए मर भी गया, समाप्त हो गया उसका जीवन, ठीक है। तो ऐसा लिखा हुआ था। तो ये मैं आपके लिए जानकारी जनरल नॉलेज की एक्स्ट्रा बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा, हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अब ये गुलबदन बेगम कौन थी, उनके बदन पे गुल तो लगा नहीं था, मजाक कर रहा हूँ। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। गुलबदन बेगम जो है इनकी बहन थी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिख दिया, इसे इंपॉर्टेंट डालेंगे आप, क्यों, क्योंकि ये जो है पूछा जाता है, ठीक। क्यों, बाकी सबकी जो रचना होती है वो उन्होंने खुद ही की थी, लेकिन ये तो मुगल बादशाह हैं, उनकी रचना इन्होंने खुद नहीं की है। बड़ी अजीब सी बात है, इस वजह से ये पूछ लिया जाती है कई बार कि हुमायूंनामा की रचना किसने की। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं, अब
कहेंगे इनकी तो दूसरी थी, अकबर की मम्मी दूसरी थी हमारी, हैं हमीदा बानो बेगम थी, अब ये हाजी बानो। भैया पहले एक शादी नहीं होती थी। मैं कितनी बार बताऊँ, अभी इनके बेटे के बारे में वो भी बहुत सारी करेंगे, और पता नहीं कितनी 70 70 75 100, मतलब कोई लिमिटेशन नहीं होती, जितनी बीबियाँ बना लो, जितनी रख पाओ। उनके लिए एक अलग से जगह रखी थी जिसको हरम बोलते थे। ठीक, आपने देखा होगा कि जयपुर में एक जगह है हवा महल। तो हवा महल में क्या होता था, हवा महल में क्या होता था, इतनी सारी खिड़कियां लगी हुई हैं, वहाँ राजा अपनी वाइफों को रखते थे और सिर्फ खिड़की से वो देख सकते थे, वहाँ से हवा अंदर जा सकती थी बस, और कोई नहीं। सोचिए इस तरीके से रखा जाता था उनको, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती थी, दी जाती थी। तो ये आलम होता था। अरे मैं भटक गया, वापस आ जाते हैं। क्या हाजी बेगम जो इनकी पत्नी थी हुमायूं जी की, उन्होंने मकबरे का निर्माण दिल्ली में कहाँ, दीन पना में 1564 में करवाया। ठीक, तो अगर पूछा जाए प्रेजेंट टाइम में कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, आप दौड़ते बोलेंगे दिल्ली में, कहाँ पर, दीन पना। ठीक, ये हुमायूं की कहानी समाप्त हो गई। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्या, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना शेरशाह या शेर खान, उसके बारे में। हट जाता हूँ, फटाक से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। तो आइए अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फटाफट पढ़ते हुए। अब हम पढ़ चुके थे किसके बारे में, हुमायूं के बारे में। अब आ जाते हैं हुमायूं के ही काल में, बीच में उनको जब भगा दिया गया था तो कौन बचे थे, शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे, और उन्होंने क्या क्या किया। तो शेरशाह सूरी का मैंने काल लिख दिया है 1540 से 1545। बहुत कम ही टाइम बेचारे राज कर पाए, लेकिन शेर की भांति एकदम जिए, एकदम बढ़िया से। जानते ही सासाराम के थे। ठीक, देखते हैं। सूर्य समाज का संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी था। तो आप ये बात याद रखेंगे, कौन सा इनका समाज था, सूर्य साम्राज्य। ठीक है, सूर्य साम्राज्य बोल देते हैं इनके साम्राज्य को। इनके पिता जो है यहीं पास में, क्या बोलते हैं, जौनपुर के पास में उस टाइम में एक लगता था, तो सासाराम वहाँ के जमींदार थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। इसके बचपन का नाम फरीद खां था। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, डाल लेंगे फटाफट, इंपॉर्टेंट। ठीक, पूछा जाता है कि शेरशाह के बचपन का नाम या शेर खान के बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम था फरीद खान। इनके बचपन का नाम क्या था, फरीद खान। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इसके पिता सासाराम के जमींदार थे। मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था कि सासाराम के जमींदार थे। और सासाराम उस टाइम जौनपुर इलाके के तहत आता था। मतलब कि जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी लगती है इस टाइम, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर आती हैं लखनऊ, तो ऐसे ही उस टाइम जौनपुर हुआ करता था। जौनपुर का शासक के अंदर आया करता था सासाराम। तो सासाराम के क्या थे, जमींदार थे। फरीद ने तलवार से एक बार में शेर को मार दिया था, जिसके बाद इसका नाम शेर खां कहा जाने लगा था। हुआ क्या था कि ये मतलब शेर का शिकार करने के लिए गए थे, और उन्होंने एक ही बार में तलवार से ऐसे पूरा शेर को काट के रख दिया, पूरा मार दिया एक ही बार में। इस वजह से इनको उपाधि दी गई थी शेर खान की। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। इनको पहले नाम क्या था, पहले इनका नाम था फरीद, फिर उसके बाद में इनको उपाधि दी गई शेर खान की। और उसके बाद जब इन्होंने युद्ध लड़ा, ठीक, कौन सा वाला, चौसा वाला युद्ध लड़ा, जीता, तो उसके बाद में इन्हें उपाधि कौन सी दे दी गई, इन्हें उपाधि दे दी गई शेरशाह की। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, शेरशाह की मृत्यु कलिंजर पर आक्रमण के दौरान हुई। वह हुक्का नहीं है, ये हुक्का बार नहीं है, ये उक्का है। उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। ठीक है, और सन भी मैंने आगे लिख दिया, बाद में लिख दिया ताकि आपको याद रहे, बीच में इसलिए नहीं लिखा मैंने। ठीक, 22 मई 1545 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। अब इस कहानी कुछ ऐसी थी कि ये लोग हर जगह अटैक कर रहे थे, जीत रहे थे। तो एक किला था कलिंजर में, पूरा एक किला था। तो कलिंजर के किले में जब ये लोग गए तो उसका दरवाज़ा बहुत बड़ा सा था। ठीक, तो दरवाज़ा बड़ा था। अब इन्होंने कहा क्या किया जाए, दरवाज़ा कैसे तोड़ा जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तोप जो है, तोप का इस्तेमाल करते हैं। तोप, तो एक उक्का, उसी को उक्का बोलते थे, ऐसे रख दी जाती थी। आपने देखा होगा कि पहियों, बड़े बड़े पहिए होते हैं, बीच में से वो होती थी, उसके बाद में ऐसे गोला डालते थे और पीछे से आग लगा देते थे। ऐसे आग लगाते तो गोला जाता था, तो हड़ाम से लड़ जाता था। तो इन्होंने क्या किया, लगाई आग और वो गोला जाके दीवार पे ऐसे लड़ा। ठीक, उनके दरवाजे पे लड़ा गोला, और गोला लड़ के पीछे यूं गिर गया। तो सबको लगा कि अरे बेकार है, फुस्सी बम वाला नहीं, दिवाली में होता है ऐसे, वैसे लगा। तो ये आगे भैया चल के देखने गए, इनका नाम ही शेर खान था, तो शेर वाली हरकत इन्होंने कर दी। जैसे गए वो फट गया, बूम। तो बस वहीं पर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है उसी चक्कर में। उसके बाद में फिर वहाँ से
ये पूरा समाप्त हो जाते हैं। फिर इन्होंने एक दो काम और कौन से किए थे वो मैं लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं महान सम्राट अकबर की ओर चलते हैं। अकबर जी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वाइफ से लेके उन्होंने क्या क्या किया क्या क्या नहीं किया, मैं सब आपको बताता हूँ। मैं हट जाऊँगा, आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। तो आइए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, किसके, शेरशाह सूरी के बारे में। ठीक, अभी इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब हम देखेंगे कि इनका मकबरा कहाँ पर बनाया गया। इनका जो मकबरा है वो कहाँ पे, सासाराम में एक झील थी, झील के बीच में ऊंचे टीले पर बनाया गया है। ठीक है, इनका जो मकबरा है वो झील के बीच में ऊंचा टीला है उस पर बनाया गया है। तो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। पूछ लिया जाता है सासाराम में कहाँ है, तो बोल देंगे एक झील में ऊंचे टीले पर निर्मित है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन इनसे बनते नहीं। ठीक, बाकी इनसे जो भी पॉइंट हैं वो हम देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की। मैं हल्का सा हटता हूँ, नहीं तो आप लोग को देख नहीं पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कबूलियत और पट्टा प्रथा। ये पट्टा समझते हैं आप, इंपॉर्टेंट लिख लिया। ये पट्टा प्रथा, ये पट्टा प्रथा में क्या होता था कि अभी भी मतलब चलती है कि एक लीज पे दे दी जाती थी। बोला जाता था जैसे कि ये ज़मीन है तो 20 साल के लिए आपके पट्टा कर दिया गया, मतलब 20 साल तक ये आपकी रहेगी, उसके बाद फिर जो है देखेंगे, फिर ये वापस ज़मीन जिसकी है उसकी हो जाएगी, फिर आपको फिर से लेना पड़ेगा। फिर आगे जैसे लीज पे बढ़ाते चलते हैं, कोई चीज़ लेते हैं। तो पट्टा प्रथा तो अभी भी चलती है, कबूलियत ख़त्म हो चुकी है। ठीक, तो ये बात आप याद रखें, कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। किसानों के लिए होती थी ये, ठीक है, उस टाइम किसानों के लिए ये स्टार्ट की गई थी, किसानों के लिए ये काम किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया था। ये बात आप याद रखेंगे कि आज हम पटना जानते हैं, पहले इसका नाम होता था पाटलिपुत्र। मगध के टाइम से पाटलिपुत्र चला आ रहा है और ये नाम किसने चेंज किया, पटना। किसने चेंज किया, शेरशाह सूरी ने। अब अपने आंखों से देख रहे हैं कि पटना नाम किसने रखवाया, शेरशाह सूरी ने। कब रखवाया, 1541। इंपॉर्टेंट बनता है कि नहीं बनता है। चुनाव हुए थे थोड़े दिन पहले बिहार के, तो उससे क्वेश्चन भी बन सकता है। पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश का, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित करने वाला कौन था, शेरशाह सूरी था। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत शेरशाह ने करवाई अथवा डाक प्रथा का प्रचलन भी इसने करवाया। ग्रांड ट्रंक यानी कि जीटी रोड आप सुनते होंगे, एक होता है नेशनल हाईवे, एक होता है जीटी रोड। इलाहाबाद रूट जो हमारा गया है वो जीटी रोड है, ठीक है, इलाहाबाद वाला जो रूट गया है पूरा वो जीटी रोड है। तो वो जो जीटी रोड की मरम्मत है वो किसने करवाई थी, वो जीटी रोड की मरम्मत शेरशाह सूरी ने। पूछा ऐसे भी जाता है कि जीटी रोड किसने बनवाई, तो आप ये भी कह सकते हैं कि जीटी रोड भी शेरशाह सूरी ने बनवाई। ठीक, और क्या, डाक प्रथा का प्रचलन भी किसने किया था, डाक प्रथा का प्रचलन भी शेरशाह सूरी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिल्ली स्थित पुराने किले के भवन का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। जो दिल्ली में पुराना किला स्थित है उसमें जो भवन है अंदर, उसमें जो भवन बने हुए हैं उसका निर्माण किसने, शेरशाह सूरी ने करवाया था। उसके अंदर कौन कौन से भवनों का निर्माण करवाया था वो भी मैंने आपके लिए लिख दिया है। कौन सा, किला ए कोहना, मस्जिद और शेर मंडल, ये सब जो कुछ इंपॉर्टेंट भवन है तो मैंने नाम लिख दिया उसका, देख लीजिए। किला एक कोहना, मस्जिद और शेर मंडल। फिर से, किला एक कोहना, मस्जिद और शेर मंडल आदि भवनों शेरशाह द्वारा बनवाए गए। ठीक, तो ये इतना शेरशाह। अब यहाँ से शेरशाह समाप्त हो जाएंगे, अब हमारे स्टार्ट होंगे अजीनों शाह, शहंशाह कौन, अकबर। अकबर ने बहुत सारे काम किए, इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है, क्वेश्चन भी बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट राजा भी हैं। तो अब मैं हट जाता हूँ, आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आइए अब हम देख लेते हैं कुछ अपने नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे अकबर। शेरशाह सूरी खत्म हो गए, हुमायूं खत्म हो गए, बाबर खत्म हो गए, अब अकबर स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं अकबर का क्या होता है। ठीक, तो इनका शासनकाल मैंने लिख दिया है, कब से कब तक था, 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक था। इन्होंने बहुत साल तक किया शासन, बहुत ज़्यादा साल तक किया। क्या हुआ इनकी लाइफ में, क्या क्या नहीं हुआ, मैं आपको बताते हुए चलूँगा। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। इनकी माता का नाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमीदा बेगम था। हमीदा बानो बेगम इनकी माता का नाम था। और आपको पता है कि निर्वासन के दौरान ही ये पैदा हुए थे, जब इनके पिताश्री भटक रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे। किससे, शेरशाह से हारने के बाद में।
ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ। अब आप कहेंगे ये 56 है, पैदा 42 में हुए, तो क्या 14 ही साल में राज्याभिषेक हो गया? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इनके पिता के मर जाने के बाद में इनका राज्याभिषेक कर दिया गया था। लेकिन इनका राज्याभिषेक जरूर कर दिया गया था, लेकिन ये दिमाग से जो है, अब अडल्ट तो है नहीं, लड़ाई लड़ने के दौरान इनको कोई ना कोई संरक्षण, मतलब कि इनकी देख रेख करने वाला चाहिए ना। जैसे बच्चे माइनर होते हैं तो उनको अडल्ट में डालना पड़ता है कि मेरा बैंक अकाउंट में ये है, तो वैसे ही इनके अडल्ट में कौन था, देखते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है, वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी, 5 वर्ड हैं, देखिए 1 2 3 4 5। क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से कहाँ पर बैठा था? राजगद्दी पर बैठा था। अब ये बात आप याद रखेंगे कि राजगद्दी पर बैठने के लिए सबने अलग अलग उपाधि धारण कर रखी है। यहाँ तक कि आपको पता है हुमायूं ने भी, हुमायूं तो उसका सिर्फ शॉर्ट नेम हम लोग जानते हैं, पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन हुमायूं। ऐसे ही इनका नाम अकबर हम लोग जानते हैं, लेकिन राजगद्दी पर बैठे ये किस नाम से? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से। ठीक। उसके बाद में देखिए, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे। पहले तो मैं इसको आपको बता दूं कि इसको इंपॉर्टेंट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? पढ़िए जरा। लिखा हुआ, बैरम खान 1556 से लेके 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। समझ गए? 4 साल, मतलब 14 साल से 18 तक। 18 तक उस टाइम भी एडल्ट हो गए थे ये। 18 के बाद में फिर इन्होंने कामकाज खुद संभाल लिया था। 4 साल तक इन्हें किसने देखा? बैरम खान है। बैरम खान इनको बताता था कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, चीज़ों को समझाता था, इनको युद्ध में जाने के लिए तैयार करता था। उसके बाद तो फिर इन्होंने इतनी चीज़ें जीती हैं, इतनी चीज़ें, मैं लिखता है भी परेशान हो जाऊँगा। पूरा एक चार्ट बनवाना पड़ सकता है, लेकिन वो आपके काम का नहीं, तो मैं नहीं बनवाऊँगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी? ये देखिए 1556 में। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ठीक है। अब आप कहेंगे 14 साल का बच्चा जाए लड़ाई करने पहुंच गया, ऐसा कैसे? अरे भाई, मैंने आपको बताया ना, इनके संरक्षक कौन थे? बैरम खान। ये तो बस पीछे थे, पीछे से टिक 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 आदेश देते थे, मतलब सेनापति तो उनके बैरम खान थे। ये बस बैठ के तमाशा देख रहे थे ऐसे करके कि हाँ लड़ाई हो रही है, और थोड़ा बहुत जाके ऐसे ऐसे तलवार चला दी थी। तो नाम बस, लेकिन नाम कौन है भाई? अब कैप्टन अगर जो होता है वो 0 रन पे भी आउट हो जाएगा, टीम जीतेगी तो बोला कौन जाएगा? कैप्टन। कैप्टन की जीत हुई, यही बोला जाएगा कि नहीं? तो बस समझ लीजिए हमारे ये कैप्टन थे। बैरम खान कौन थे? सचिन तेंदुलकर समझ लीजिए आप, जाके सेंचुरी लगा दिए फटाफट। तो बैरम खान ने इनको लड़ाई लड़वा दी। अब हम याद करेंगे पानीपत का प्रथम यानी कि पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? पहली लड़ाई हुई थी हमारे बाबर और कौन? इब्राहिम लोदी के बीच में। द्वितीय मतलब दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अकबर और हिमू के बीच में। ठीक है, तो अभी ये चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, इसे आप दिमाग में छाप लेंगे। मैं हट जाता हूँ फटाक से, क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे। तो आइए अब हम देख लेते हैं कुछ नेक्स्ट अपने और पॉइंट अकबर के बारे में। जानते हैं अकबर के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना है, तो फटाफट पढ़ डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। ये बात आप याद रखेंगे कि 18 जून और 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध पूछा जाता है कि किससे और किसके बीच में हुआ, तो आप तुरंत बताएंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ। ये कहाँ का शासक था? ये मेवाड़ का शासक था। ठीक। फिर इसमें क्या हुआ? इसमें अकबर विजय हुआ, ऑब्वियस सी बात है, अकबर जीता। ठीक। इसमें क्या हुआ? अकबर विजयी रहा, लेकिन मान सिंह एवं आसफ खान ने इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। होता है ना कि जो सेना का वो करते हैं, लीडर होते हैं, है ना? तो इस युद्ध में मान सिंह एवं आसफ खान जो है इस युद्ध में मुगल सेना का लीडर था, और अकबर जो है वो सेनापति किसका? मान सिंह था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। ये बात आप याद रखेंगे कि अकबर का सेनापति, अगर पूछा जाए होल में कि अकबर का सेनापति कौन था, तो वो मान सिंह था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। लेकिन अगर पूछा जाए तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है, अगर पूछा जाए कि हल्दी घाटी के युद्ध में किसने नेतृत्व किया था, मतलब कि लीडरशिप की थी, तो मान सिंह एवं आसफ खान ने इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था, यानी कि लीडरशिप की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर ने दीन इलाही नामक एक नया धर्म बनाया, जिसे
स्वीकार करने वाले प्रथम एवं अंतिम शासक बीरबल थे। ये हमारे वही बीरबल हैं जो नवरत्न में से एक माने जाते हैं। ठीक है, आप ये बात याद रखेंगे। तो इन्होंने एक नया धर्म स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था, दीन-ए इलाही। एक नया धर्म था ये, ठीक, दीन-ए इलाही का नाम का एक नया धर्म था जिसकी स्थापना किसने की थी, अकबर ने की थी। और इनके जो नवरत्न थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था, बीरबल था, उन्होंने इसको अपनाया, इस धन को। पहले भी थे और अंतिम हिंदू शासक भी वही थे। बीरबल का एक बार नाम नोट कर लेंगे कि बीरबल का नाम क्या था। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन, महेश दास, महेश मटर नहीं, महेश दास, ठीक, याद रखेंगे। तो बीरबल का असली नाम था महेश दास, ठीक, इन्होंने अपना नाम चेंज करके बीरबल रख लिया था। ये बहुत दिमाग, बहुत ही माइंडेड थे। इनके बहुत सारे चर्चे किस्से आपको सुनने को मिलेंगे। अकबर बीरबल, कहानियाँ बनती हैं, मैगजीन्स बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ठीक है, जैसे बहुत तेज दिमाग, शार्प वाले माने जाते हैं, वैसे ये थे हमारे बीरबल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अब ये जब्ती प्रणाली क्या होती है, जब्ती प्रणाली वो प्रणाली थी जैसे कि आप कोई लोन नहीं भर पाते, कोई चीज़ भर नहीं पाते, तो क्या किया जाता है कि आपकी चीज़ें जब्त कर ली जाती हैं। ठीक है, आते हैं और बैंक वाले उठा के ले जाते हैं, ठीक, या तो आपसे उसका पैसा लेंगे, पैसा आपने अगर नहीं भरा तो वो आपने पास रख के लिए जाएंगे, उस चीज़ को उठा लिए जाएंगे, तो उसको बोलते हैं जब्ती। तो ये वाली जो प्रणाली थी वो यहीं से स्टार्ट हुई थी, अकबर के यहाँ से। ठीक है, वो अभी भी चलती आ रही है। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, अकबर के दीवान जो थे राजा टोडरमल खत्री जाति के थे। उन्होंने क्या किया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक, उन्होंने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी। इस दहसाल बंदोबस्त को और क्या बोला जाता है, इस दहसाल बंदोबस्त को हम लोग टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। ये सब ऐसी चीज़ें हैं, एक तरीके से कह लीजिए इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, समझ गए। ये लिखा हुआ है ना, अकबर के दीवान राजा टोडरमल, ठीक, ये मतलब पूरा फाइनेंस, वित्त का हर चीज़ देखते थे। तो इन्होंने 1580 में क्या किया, एक नया स्टार्ट किया जिसको बोला दहसाल बंदोबस्त। इस व्यवस्था को बोला गया दहसाल बंदोबस्त। और इसे किसने इसको जो है और किस नाम से आता था, राजा टोडरमल के नाम से, टोडरमल बंदोबस्त। अकबर आप इतना लंबा शासन किया, इतने आराम से कर लिया, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, ये मारता नहीं था, ये लोगों को हराता था और उनको बोलता था कि हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, आपको जैसे अपने राज्य में जीना है जीजिए। ठीक, तो इसने दिमाग लगाया, ये तालमेल बिठा के चलता था हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, इसलिए इसने इतना लंबा राज्य किया। तो ये स्लाइड हम यहीं तक रखेंगे, मैं हट जाता हूँ। क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ अपने नए आगे पॉइंट अकबर के बारे में। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार। अब आप लोग सिर्फ एक का नाम जानते हैं, कौन, तानसेन। तानसेन के अलावा भी और लोग थे, कौन कौन, तानसेन थे, बाज बहादुर थे, ठीक है, बाबा रामदास थे और बैजू बावरा। बैजू बावरा का नाम आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा पता नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये प्रसिद्ध संगीतकार थे। तानसेन के लिए तो ऐसा बोला जाता था कि ऐसी राग छेड़ते थे कि बारिश नहीं हो रही थी, बारिश होने लगती थी, या हो रही होती थी बंद करवाने के लिए इनको गवाया जाता था। सोचिए, पता नहीं कौन से राग छेड़ते थे, कौन सा संगीत, भगवान जाने कौन सा होता था। ठीक, तो इनके बारे में ये सब बोला जाता था और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैजू बावरा, तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अब्दुल समद और दासवंत एवं बसवान। अब्दुल समद, दासवंत एवं बसावन। ठीक, ये जो है इनके दरबार में रहने वाले प्रमुख क्या थे, चित्रकार थे। मैंने एक लाइन से इन तीनों के नाम लिख दिए हैं, आप एक बार देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछ देते हैं कि बसावन किसके राज्य में रहते थे, किसके दरबार में रहते थे, और ये या तो ऐसे पूछ देंगे कि बसावन क्या थे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी प्रथा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ लिया जाता है आपसे कि अकबर की शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, तो सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, मनसबदारी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। समझ लीजिए कि उस टाइम अमेरिका की खोज हो गई थी, उसके बाद में अबुल फजल ने भी बताया है हमारे यहाँ कि अमेरिका की खोज हो चुकी है। अब ये बात आप मुझे बताएं कि अमेरिका की खोज कब की गई और किसके द्वारा की गई। तो ये बात आप याद रखेंगे कि अबुल फजल ने जिक्र किया था कि अमेरिका की खोज की। और ये अबुल फजल कौन थे, ये
रहते थे अकबर के दरबार में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की। अब ये इबादत खाना क्या यहाँ हुआ ऐसा करता था कि जो इबादत खाना था यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग इकट्ठा हुआ करते थे और अपने अपने धर्म की विशेषता बताते थे, धर्म पे चर्चा करते थे। कहने का मतलब डिबेट करते थे कि हाँ हमारे धर्म में ये अच्छी बात है, हमारे धर्म में ये अच्छी बात है, आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो इबादत खाने की स्थापना की किसने? फतेहपुर सीकरी में किसने? अकबर ने। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर की मृत्यु सन 16 अक्टूबर सन 1605 ईस्वी में हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। तो अगर पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए कि आगरा के निकट कहाँ पर दफनाया गया है अकबर को, तो हम बोलेंगे सिकंदरा में। या डायरेक्ट ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि अकबर को कहाँ दफनाया गया, तो डायरेक्ट सीधे सीधे बताएंगे कि हम अकबर को कहाँ दफनाते हैं, अकबर को सिकंदरा में दफनाते हैं। ये बात एकदम दिमाग में बैठ गई एकदम से बढ़िया से, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अब ये अकबर की मृत्यु जरूर मैंने यहाँ दिखा दी, लेकिन अभी जो बचे हुए चीज़ें, बचे हुए काम है, बहुत सारे इन्होंने चीज़ें, टैक्स हटाए थे, बहुत सारे जगह की स्थापना की थी, क्या क्या किया था वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा। तो अभी क्या करता हूँ, अभी मैं हट जाता हूँ, क्या करेंगे, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आइए अब हम और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अकबर की मृत्यु के बाद में कुछ इन्होंने क्या क्या काम किए थे, क्या क्या चीज़ें बनवाई थी, वो भी हम सब देख लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में, तीर्थ यात्रा का कर समाप्त कर दिया 1563 ईस्वी में, जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर वो कर होता था, मैंने आपको बताया था, जजिया कर वो कर होता था जो कि जो गैर मुस्लिम लोग होते थे उन पर लगाया जाता था, तो उसे भी समाप्त कर दिया 1564। मजहर की घोषणा की 1579 में, 69 में। इलाही संवत की स्टार्टिंग यानी कि शुरुआत की 1583 ईस्वी में। तो ये कुछ इनके महत्वपूर्ण काम थे, क्या क्या इन्होंने किया। और भी देखते हैं, आगे भी देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या बनवाया। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, ठीक है। आगरा में, आगरा वाला लाल किला जो आपने देखा है, आगरा में जो ताजमहल बना हुआ है उसके बगल में लाल किला बना हुआ है आगरा में। दिल्ली वाला लाल किला मत कर दिएगा, दिल्ली का लाल किला इन्होंने नहीं बनवाया, शाहजहां ने बनवाया है, ठीक है। तो आगरा का जो लाल किला है वो इन्होंने बनाया। फतेहपुर सीकरी में शाही महल और फतेहपुर नगर की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, ठीक। दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, ये बात आप याद रखेंगे, ये इन्होंने बनवाया था। ये बहुत ही बड़ा मोनूमेंट है हमारा। बुलंद दरवाज़ा कई बार पूछा जाता है, कहाँ पर है, कहाँ पर है और किसने बनवाया, ठीक है। जोधाबाई का महल और इबादत खाना, तो ये बात आप याद रखेंगे कि ये किसने बनवाया था, ये बनवाया था अकबर ने। नेक्स्ट है, अकबर के नौरत्न भी मैंने लिख दिए, कौन कौन थे। एक पहले थे हमारे अबुल फजल, ठीक है, टाइम पीरियड भी लिख दिया, आप पढ़ लेंगे। दूसरे थे फौजी, तीसरे थे तानसेन, फिर बीरबल आप लोग जानते ही हैं, टोडरमल जानते ही, राजा मान सिंह आप जानते ही हैं, अब्दुल रहीम खाने खाना, फिर फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे सारे अकबर के नवरत्न थे, ठीक है। ये अकबर के नवरत्न थे जितने भी ये हैं। अब आप समझ गए एकदम ध्यान से, ये बात एकदम दिमाग में उतार लेंगे, एकदम बैठा लेंगे, ठीक। तो इन्होंने क्या क्या बनवाया, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरे का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई महल और इबादत खाना। इतनी चीज़ें इन्होंने बनवाई थी। उसके बाद में इन्होंने, ये इनके दरबार में 9 रत्न रहने वाले थे, मतलब 9 मंत्री थे, 9 रत्न जिनको ये लोग बोलते थे। तो इतना है। अभी एक स्लाइड और बची है अकबर के कुछ कामों की, वो भी मैं लिखवा देता हूँ फटाक से। आप इसे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं हट जाता हूँ। अब देख लेते हैं इनके बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें जो रह गई थी वो भी मैंने यहाँ लिख दी हैं, ताकि अकबर के बारे में आपको कुछ भी चीज़ है इससे बाहर आए ना किसी भी एग्ज़ाम में। मैंने बताया ना, इतने ज़्यादा बैठ के मैंने ये नोट्स बनाए हैं कि आपको कहीं से ज़रूरत और पड़ेगी ही नहीं पढ़ने की, ठीक। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। कई बार पूछ लेते हैं कि अकबरनामा की रचना किसने की। अकबरनामा की रचना की है अबुल फजल ने, ठीक। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में कहाँ हुआ था, ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, ठीक है, उस पर भी हम नज़र डालेंगे। एक बार इस चीज़ को फिर से रिपीट करेंगे, क्या कि तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। एक बार फिर से बोलेंगे मेरे साथ में कि तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में कहाँ हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं, मियाँ की
टोड़ी, ठीक है, मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हारा आदि। ठीक है, जहाँ मियाँ 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 आ जाए समझ जाइए कि ये मियाँ नहीं वो नहीं गलत चीज़। अब यहाँ पे आएंगे, ये मियाँ अगर आ जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये तानसेन की कृति है। आप ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के चक्कर में, मतलब इसके दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। तो बीरबल की मृत्यु कैसे हुई? बीरबल की मृत्यु यूसुफ जइयों का विद्रोह हो रहा था, वहाँ गए थे दबाने के लिए, वहाँ इनकी हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा, अकबर काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कि अकबर काल को हमें हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसे नक्कारा यानी कि नगाड़ा वाद्यंत्र बजाने का शौक था। नक्कारा पहले बोलते थे, वो उसे हम लोग बोल देते हैं नगाड़ा। तो अकबर को क्या बजाने का शौक था? अकबर को नगाड़ा बजाने का शौक था। तो अकबर से जितने प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, ऐसे वैसे मैंने सब आपको लिखा दिए। अब आप क्या करेंगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं हट जाता हूँ। तो आइए अब हम देख लेते हैं किसके बारे में, शाहजहां के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ चुके हैं अकबर के बारे में, बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, जहांगीर जो कि इनके पिता थे। और अब जहांगीर के बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, शाहजहां के बारे में। ठीक है, तो शाहजहां का शासनकाल हमारा 1627 से लेकर 1657 यानी कि 30 वर्षों तक इन्होंने बढ़िया आराम से राज्य किया। और क्या किया, ताजमहल का निर्माण करवाया था इन्होंने। किसकी याद में, कैसे, कब, कहाँ, कौन इसका मेन था, कौन इसका मेन नहीं था, फटाफट क्या करेंगे, याद रखेंगे और मेरे साथ चलते रहेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, जोधपुर के शासक की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ में 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम यानी कि शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। ठीक, तो अब आप ये बात देखेंगे कि जो शाहजहां का जन्म है यानी खुर्रम का जन्म है, इनकी माता कौन थी? इनकी माता तो हिंदू थी, जिनका नाम क्या था, जगत गोसाई। ठीक है, जोधपुर के शासक की पुत्री थी कौन, जगत गोसाई। उनके गर्भ से हुआ था कहाँ पर, 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। ये बात आप याद रखेंगे बिल्कुल, इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा उसी के आगे, सॉरी, कि खुर्रम का विवाह आसफ की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिक ए जमानी की उपाधि प्रदान की। अब ये बात आप याद रखेंगे क्या, कि उसका विवाह किससे हुआ था, अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे उसने शाहजहां मलिक ए जमानी की। शादियाँ तो इनकी बहुत होती थी, पर इम्पॉर्टेंट जो है ना उसमें वही लिखवाना पड़ता है। 15-16 कम से कम हुई थी। ठीक, अब 15-16 का नाम लिखवाने बैठेंगे तो आप झेल पाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो इनकी बेगम सबसे इम्पोर्टेंट है, उन्हीं का नाम लिखवा रहे हैं। ठीक, अर्जुमन इन्होंने क्या बोला था, मलिक ए जमानी की उपाधि दे दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, और ये वही हमारी हैं कौन, मुमताज महल। ठीक, मलिक ए जमानी, इनके मृत्यु कब हुई, 7 जून 1631 ईस्वी में प्रसव पीड़ा के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। तब डॉक्टर तो इतने होते नहीं थे, अच्छे वैद्य होते थे, तो नहीं बचा पाए बेचारे। शाहजहां ने असफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खाना की उपाधि से प्रदान की थी। याद रखेंगे आप, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, फिर भी याद कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। असफ खान को वजीर पद दिया था और महावत खान को खाना की उपाधि प्रदान की थी। और लास्ट पॉइंट है हमारा, इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए की प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर भेज दिया, और जहां उसकी 1645 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। याद है ना, ये कौन है, ये हमारी कौन है, सलीम की बेगम। सलीम की बेगम, सलीम मतलब कि इनके पिताश्री, कौन, इनके पिताश्री जहांगीर की बेगम कौन है, नूरजहां। इनको क्या किया था, 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर भेज दिया गया था। जाओ माताश्री आप। ठीक, इनकी सौतेली माँ कह सकते हैं आप। और जहाँ 1645 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मैं हट जाता हूँ, फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आइए अब अपने कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम फटाफट क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी बेगम मुमताज महल की याद में उसने क्या किया था, उसकी कब्र के ऊपर ताजमहल का निर्माण करवाया था। और ये बच्चे को पता है कि ताजमहल हमारा कहाँ है, आगरा में है, और इसे प्रेम की निशानी भी कहते हैं, ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं। और आगरा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल
ध्यान रखेंगे आप ये। और दुनिया के 7वें अजूबों में से, 7 अजूबों में से एक हमारा क्या, ताजमहल भी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखेंगे। मुमताज़ महल की याद में इन्होंने उसकी कब्र के ऊपर ताजमहल का निर्माण करवाया था। और पता है आपको ये बात कि अपनी बेगम की मरने की वजह से दुख में 7 दिन में ही इनकी पूरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई थी। समझ में आया? तो ये सब बातें हैं, ध्यान रखेंगे। अपनी बेगम मुमताज़ महल को ये बहुत प्रिय थे, उन्हें बहुत प्रेम करते थे, जिस वजह से इन्होंने ऐसा किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ रूपरेखा तैयार करना बोले तो नक्शा तैयार करना अलग चीज़ होती है और उसे बनाना अलग चीज़ होती है। ताजमहल का निर्माण करवाने वाले मुख्य कलाकार अगर बोला जाए तो वो कौन है? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, लाहौरी नमक नहीं समझिएगा, उस्ताद अहमद लाहौरी ही है, ये बात आप याद रखेंगे। कौन? उस्ताद ईसा, इन्होंने रूपरेखा तैयार की थी, और उस्ताद अहमद लाहौरी इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ताजमहल को बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मोर जैसा शासन मतलब कि सिंहासन था, इस पर बैठते थे, बहुत फेमस था मयूर सिंहासन। उसमें मयूर सिंहासन में हमारा शायद वो लगा हुआ था, क्या बोलते हैं, कोहिनूर हीरा, ठीक, करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बे बादल खान था। ठीक है, बादल, जब बादल बन जाऊँ तुम बारिश बन जाना, ऐसे करके कुछ भी याद रखिए। तो बादल जब बरसता है तो मोर बोलते हैं, तो बादल खां के नाम से याद रखेंगे मयूर सिंहासन, ये बात एकदम आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। यानी कि इनके शासनकाल को हम क्या कहते हैं, स्थापत्य कला का बोलते हैं स्वर्ण युग। और जबकि इससे पहले वाले हमारे थे इनके पिताश्री, उनको हम क्या बोलते थे, उनके में हम लोग बोलते थे चित्रकला का स्वर्ण युग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, शाहजहां के शासनकाल, ये इनके द्वारा बनवाई गई कुछ इमारतें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने नीचे जरूर लिख दी हैं। तो अगर आपको दिखाई नहीं देती हैं, अगर आपको दिखाई नहीं देती किसी वजह से, तो आप मेरे मुंह से बोलते हुए सुन लीजिएगा। दिल्ली का लाल किला, जिसपे जो है 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है। उसके बाद दीवाने आम और दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, याद रखिएगा, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद। दिल्ली की जामा मस्जिद बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और ताजमहल, ये 4 चीज़ें तो एकदम दिमाग में बिठा लिए। पहला दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, फिर दिल्ली में जामा मस्जिद, दिल्ली में जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, क्या करेंगे, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आइए अब हमारा अपने क्या देख लेते हैं, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो पॉइंट है हमारा, शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर, ठीक है, यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। कई बार पूछा जाता है कि शाहजहानाबाद किसके द्वारा बनाया गया है, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शाहजहां ने बनवाया भी था कि नहीं बनवाया था। ठीक है, और क्यों डाली गई मैंने ये भी लिखवा दिया कि राजधानी को आगरे से दिल्ली लाना था, इस वजह से इसने ये किया कि शाहजहानाबाद की नींव डाल दी 1638 ईस्वी में। तो आपको इतना पता चल गया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फटाफट, आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर 2 चीज़ आपको पता चल रही है, क्या क्या, कि शाहजहां की पुत्री कौन थी और उसने क्या करवाया था। क्या लिखा हुआ, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया। तो अब ये जहां आरा, शाहजहां का जहां ले लो, उसके बाद में लगा दो आरा, तो इनकी पुत्री का नाम क्या था, जहां आरा ने क्या करवाया था, जामा मस्जिद, आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम, शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। ये बात याद रखेंगे कि इनके पुत्रों में सबसे ज़्यादा खतरनाक तो औरंगजेब था, लेकिन सबसे ज़्यादा विद्वान कौन था, इसी में तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा विद्वान हमारा दारा शिकोह था। इसने क्या किया था, देखिए, इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में कराया। इसके बाद इसने सर-ए-अकबर यानी महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया था। देखिए, इतना कुछ मैंने आपको बता दिया दारा शिकोह के बारे में, इतना कुछ बता दिया। 2 ही लोग तो जाने जाते हैं इनके पुत्रों में, एक तो दारा शिकोह हो गया, शाहजहां के पुत्रों में एक दारा शिकोह और एक औरंगजेब। बाकी जो मुराद थे उनके बारे में इतना नहीं जाना था, इन दोनों के बारे से ही क्वेश्चन बनते हैं, वो भी कभी कभी। ठीक, तो आप देख लेते हैं फटाफट। अभी औरंगजेब के बारे में तो पूरा पढ़ेंगे ना कि उन्होंने कैसे गद्दी हासिल की, कैसे क्या किया, कैसे क्या नहीं किया।
तो इन्होंने क्या किया, भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में कराया। इसने सर्र ए अकबर यानी महान रईस नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। क्या, कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। ये बात आप याद रखेंगे कि दारा शिकोह किसका शिष्य था, कादरी के मुल्ला शिष्य का, बदख्शी का। ठीक, तो ये बात आप याद रखेंगे और इनके बारे में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं फटाफट लिखवाता जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जा रहा हूँ, नहीं तो ये क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप बोर हो जाएंगे। तो अभी हमारे एक लोग और बचे हुए हैं, औरंगजेब, जिनसे कई क्वेश्चन आते हैं, तो इनको भी फटाफट खत्म करते हैं, फिर औरंगजेब अपना लास्ट स्टार्ट करेंगे मुगल शासकों में। ठीक है, तो मैं हट जाता हूँ फटाक से। आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। तो आइए अब देखते हैं अपने कुछ और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फटाफट हम पढ़ लेंगे और फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो पहला पॉइंट है हमारा 15 अप्रैल 1658 ईस्वी दारा एवं औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ। अभी दोनों लड़के लड़ रहे हैं यहाँ पर कौन, शाहजहां के दोनों लड़कों में आपस में लड़ाई हो रही है। कौन, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ, दारा हार गया। दिमागदार पढ़ा लिखा तो बहुत था, लेकिन जानते हैं युद्ध में कुशल होने के लिए आपको पावर फिजिकली होनी चाहिए, फिजिकली पावरफुल होना चाहिए। दिमाग हो, सेना हो, हैं अलग चीज़ होती है, लेकिन फिजिकली पावरफुल भी होना चाहिए, वरना आप हार जाएंगे। और ये तो बहुत ही कह सकते हैं धूर्त इंसान था। औरंगजेब एक बहुत ही खतरनाक क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है। तो उसने क्या किया, उसने पुनः प्रयास, समूहगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को हुआ। इस युद्ध में पुनः दारा शिकोह की हार हुई। फिर उसने प्रयास किया कहाँ, समूहगढ़ के युद्ध में, किसने, दारा शिकोह ने, और यहाँ पे फिर क्या हुआ, फिर से बेचारा हार गया। फिर इसके बाद में सबसे लास्ट जो उत्तराधिकार वाला युद्ध हुआ, मतलब डायरेक्ट तो इन्होंने दे नहीं दिया, चुपचाप दारा शिकोह चाहते थे हम बने कि वो सबसे बड़े लिखे थे, और यहाँ पर औरंगजेब चाहते थे हम बने, तो इनका उत्तराधिकार युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ, इसमें ये युद्ध देवराय में हुआ, देवराय की घाटी में, याद रखेंगे देवराय की घाटी में 1659 ईस्वी को हुआ। इसमें दारा पराजित हो जाता है और उसे 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। ये बात याद रखेंगे। यहाँ पर ये फिर से लास्ट टाइम उत्तराधिकार वाले में हार जाते हैं, जिसमें इस्लाम धर्म की अवहेलना के लिए इन्हें हत्या करवा दी जाती इनकी, हैं। तो इन्होंने, अब देखा जाता है औरंगजेब अपने भाई को मरवा डाला, और अपने पिताश्री के साथ में अभी आप देखेंगे क्या किया, जेल में डलवा दिया। तो ये इतना क्रूर शासक था, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक, क्या है, शाह बुलंद इकबाल यानी किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप में दारा शिकोह को जाना था। बेचारे का ऐसा फॉर्च्यून था कि कोशिश तो बहुत की लेकिन ये बन नहीं पाया, तो इसको जो है किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अंग्रेज लेखक हैं, हमारे इतिहासकार हैं, जिन्होंने लिख रखा है ये। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट है 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। 1658 ईस्वी में, यानी कि इस युद्ध से 1 साल पहले ही किसको, अपने बाप को बंदी बना लिया। और कहाँ, क्या, आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष में, तारीख याद रखेंगे 22 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। अभी देखिए क्या किया, अपने भाई को मरवा डाला, भाई से युद्ध किया, उसको नहीं बनने दिया राजा, खुद राजा बन गए, और शाहजहां मतलब अपने पिता के साथ में क्या किया, उन्हें बंदी बनवा लिया, उन्हें डाल दिया और 8 वर्ष तक वो कैद में रहे। उसके बाद में वो मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो शाहजहां का चैप्टर यहाँ क्लोज हो जाता है, शाहजहां खत्म हो जाते हैं। अब इनके पुत्र जो हैं खतरनाक क्रूर वीर शासक कह सकते हैं जिनको, औरंगजेब, अब उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, हमारा लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है मुग़ल शासन। अब हमारे लास्ट हैं कौन, औरंगजेब। औरंगजेब के बाद में हमारे कोर्स में कोई ऐसा नहीं है जिससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 1-2 होंगे भी तो उनके बारे में टाइटल और मैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा, इतना है। तो आप फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, मुग़ल शासन से फिर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा फटाक से जवाब दे पाएंगे। जवाब मैंने आपसे बोला 2 प्रकार से आता था, पहला आपको सही उत्तर पता हो, पहला अगर आपको सही उत्तर पता होगा तो आप जवाब दे पाएंगे, और दूसरा आपको 4 में से 3 ऑप्शन आप निकाल देंगे, एक आपको सही मिल जाएगा। तो ये 2 तरीके होते हैं सही जवाब देने के। तो इतना पढ़ने के बाद में आपके पास इतनी नॉलेज आ जाएगी कि आप इतना आसानी से कर पाएंगे। तो मैं हट जाता हूं, तब तक के लिए आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट अपने, और किसके बारे में पढ़ेंगे हम, जहांगीर के बारे में। ठीक है, अब हम ख़त्म कर चुके हैं अकबर। अकबर के बेटे का नाम था सलीम, जिसे हम जहांगीर भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम देखेंगे। ठीक, तो इनका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक है। ठीक है, अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ। ठीक है, ये आप सोचेंगे ये कौन से नए आ गए, सलीम सलीम सलीम। सलीम कोई नए नहीं आ गए, ये जहांगीर का नाम ही था सलीम। जहांगीर उपाधि से बाद में दी गई, सलीम इसका जो है पुराना नाम ही था, इसकी उपाधि मिली थी, इसलिए इसे हम लोग जहांगीर बोलते थे। ठीक है, जो 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नासिरुद्दीन महमूद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि से बैठा। ठीक, ये आप याद रखेंगे, नासिरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही एवं गाजी, इतना बड़ा नाम था, इतनी बड़े नाम की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। ये आप इस बात को एकदम ध्यान रखेंगे और अपने दिमाग में उतार लेंगे। फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। ये खलीम लिख दिया, अरे खलीम नहीं भाई, ये सलीम होगा, सलीम। ठीक है, अब ये सूफी संत थे, कौन, शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी है, याद रखिएगा। इन सब के बहुत फेमस दरगाहें हैं उधर आगरा साइड में, आप जब चले जाएंगे तो आपको मिलेंगी दरगाहें। ठीक, तो उनके नाम पर सलीम नाम रखा था। ठीक है, किसने, और जहांगीर इसका नाम, इस जहांगीर नाम से ये बैठे थे गद्दी पर, इसलिए इनका नाम क्या था, जहांगीर। उनका पहला नाम सलीम ही है। तो याद रखिएगा, नासिरुद्दीन महमूद जहांगीर बादशाही गाजी के नाम से ये कहाँ पर बैठा, गद्दी पर बैठा। उसके बाद में सलीम सूफी संत शेख सलीम के चिश्ती के नाम पर इसका नाम सलीम रखा गया था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। इसने एक जंजीर लगवाई थी अपने बाहर, तो जिसको भी रात में 12 बजे 2 बजे जिसको भी कोई दिक्कत होती थी, वो उस जंजीर को खींचता था ऐसे करके, और घंटा बजता था, और फिर उसके बाद में उसकी सुनवाई की जाती थी कि देखो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, यह जंजीर जो है सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगाई हुई थी। ठीक है, वहाँ से आदमी खींचता था, किले में आके बजती थी, पता चलता था किसी ने जंजीर बजाई है, उसे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। तो आप सोच लीजिए कितना अच्छा ये न्याय का करने वाला इंसान था, न्याय करने वाला, किसी को भी अन्याय, किसी के साथ भी अन्याय होने नहीं देना चाहता था। इस वजह से इसने ये जंजीर लगवाई थी, इसका मकसद यही था। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए, आगे हम और चर्चा जारी रखेंगे इसके बारे में, देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तब तक आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं अपने कुछ और नेक्स्ट पॉइंट, किसके बारे में, जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर ने आगे क्या क्या किया देख लेते हैं। भाई साहब, इन्होंने एक लगवा दी थी न्याय की जंजीर, जो भी आता था रात में जब मन किया भाई साहब उठ के गए बजा दिए। अब ऐसा भी नहीं था कि जब मन किया बजा दिए और कोई वजह नहीं निकली, तो जब वजह नहीं निकलेगी तो क्या होगा, तब हमारा गुस्सा आ जाएंगे और हम उनको क्या दे देंगे, दंड देंगे। दंड पुराने ज़माने में ऐसा नहीं चलता था, सीधे एकदम हाथ कटवा दिए, पैर कटवा दिए, एकदम बहुत खतरनाक होते थे। अब अपने यहाँ जैसा थोड़ी ना लॉ तो होता नहीं अपने यहाँ जैसा कि गए गाड़ी ठोक दी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक, तो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। लिखा हुआ, जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मौत बिंद खां को है। ये बात आप याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा, क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है, मैंने दोनों तरीके से लिखवा दिया है। क्वेश्चन ये बन सकता है, तुझके जहांगीरी किसकी कहानी है, ये किसकी आत्मकथा है, तो किसने लिखी है, खुद ही बात है, जहांगीर ने लिखी है। अब आप मेरे साथ याद करेंगे कि अकबरनामा किसने लिखा था। ठीक है, बिल्कुल याद रखें दिमाग में, अकबर जहांगीर किसने लिखी थी, और हुमायूं नामा किसने लिखा था। ठीक है, और बाबरनामा किसने लिखा था। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट हमारा, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने, क्या नाम है, खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। अब ये बात आप एकदम याद रखेंगे कि कौन सा ऐसा बेटा था जिसने जो है जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठीक है, ये एक एक पॉइंट एकदम मोती के समान है, आप एकदम याद रखते रहेंगे, बिल्कुल भी इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, खुसरो की सहायता देने के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे मैं लिख देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक,
मैं आपको बताते भी चलता हूँ, क्वेश्चन यहीं से आएगा, तब आपको मेरी बातें याद आएंगी कि मैंने आपको क्या बताया था। आप एकदम एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और आप एकदम रिवाइज अगर सही से करके गए होंगे तो याद आएगी कि मैं यहाँ पर खड़ा था और बोर्ड पे ऐसे पढ़ा रहा था, लिखा था मैंने वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आप फटाक से यूं क्लिक करेंगे और वहाँ टिक हो जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा बनता है। मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ये पूछा जाता है कि कौन से मुगल बादशाह ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी, तो अब बताएंगे जहांगीर ने। क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि जहांगीर ने किसको फांसी दिलवाई थी खुसरो की सहायता करने के लिए। क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से नंबर के गुरु हैं। तो अगर आप मेरा ये लाइन पढ़ेंगे, ये लाइन पढ़ने पर आपको 3 पॉइंट एकदम क्लियर साफ हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम, ये जो नाम देख रहे हैं ना, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। अब आपको पता चला शाहजहां कौन था, शाहजहां का नाम खुर्रम था। ये जो इनका बेटा था खुर्रम, उसने क्या किया था, अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता प्राप्त की थी, जिससे खुश होकर जहांगीर ने खुद उसका नाम शाहजहां उपाधि प्रदान की थी। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी घुमा दिया था, कैसे घुमा दिया था, ये क्वेश्चन घुमा दिया जाता है कि जहांगीर ने किसको दी शाहजहां की उपाधि, उसका नाम क्या था, तो तुरंत लिखेंगे खुर्रम। या ये भी पूछा जा सकता है शाहजहां की उपाधि किसने, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी, तो खुर्रम को शाहजहां की उपाधि जहांगीर ने दी। अब ये बात अपने दिमाग में बिठा लेंगे, अगला हमारा यही होगा। लेकिन अभी फिलहाल इनसे काफी क्वेश्चन बाकी हैं, तो मैं हट जाता हूं, तब तक आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आइए अब हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पॉइंट क्या है, सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर क्या, मेहरुन्निसा को देखा, और जैसे ही देखा तुझे देखा तो ये जहाना सनम, वो हलाल हो गया। ठीक, ये पहले इनके एक और थी अनारकली, नाम सुना होगा, सलीम अनारकली, वो बेटा सुना होगा, वो तो क्लोज हो गया क्योंकि अकबर ने जो उसको दीवार में चुनवा दिया था। ठीक, अब इन्होंने क्या किया, एक त्यौहार स्टार्ट करवाया था, नवरोज त्यौहार। ठीक है, नवरोज त्यौहार में इन्होंने किसको देखा, मेहरुन्निसा। एक्चुअली में ये जो है मेहरुन्निसा ये सेवा करती थी, अकबर की जो वाइफ थी, ठीक है, जो दूसरी वाइफ थी वो उनकी सेवा करती थी। तो वहाँ पर देखा और उसके सौंदर्य पर मोहित होकर उससे शादी कर लिया। अब आप सोच लीजिए 1611 ईस्वी में विवाह कर लिया तुरंत, बिल्कुल देरी नहीं की, बिल्कुल जरा सी भी देरी नहीं की, तुरंत बोला अब तो मुझे बस इसी से विवाह करना है, कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद में विवाह के बाद देखिए क्या क्या किया, ये सब आशिक वाले काम किए इन्होंने। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल व नूर जहां की उपाधि प्रदान की। और आपको बताएंगे आगे, इनके बेटे तो इनसे भी बड़े वाले आशिक निकले। ठीक है, तो क्या है, नूर जहां की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। अब ये बात याद रखेंगे, पहला है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि नूर जहां ने अस्मत बेगम, मतलब अस्मत बेगम जो है ना नूर जहां की मम्मी, उन्होंने क्या गुलाब से इत्र कैसे निकालते हैं इसकी विधि सर्वप्रथम खोजी। उसके बाद से ये गुलाब से इत्र निकालना जो है, प्रेजेंट टाइम में हमारे उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी किसे बोलते हैं, बताएगा कोई, चलिए मैं ही बता देता हूँ, कन्नौज को बोलते हैं इत्र नगरी। तो आप ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे, ये आपका जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहांगीर के 5 पुत्र थे। अब पांचों पुत्र का नाम आप याद रखेंगे और अपने दिमाग में बिठा लेंगे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। ठीक, 5 पुत्र थे हमारे, कौन कौन से, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। तो ये 5 पुत्रों के नाम आप एकदम ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। इसमें से खुसरो तो जानते ही, इन्होंने विद्रोह कर दिया था, तो विद्रोह दबाने के बाद में 5वें गुरु को इन्होंने दे दी थी फांसी और इनको डाल दिया था जेल में। फिर बचा खुर्रम, खुर्रम से तो खुश होकर उसका नाम क्या रख दिया, शाहजहां रख दिया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि मुगलों में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पीक पर पहुंचने वाली चित्रकला, मतलब सबसे अच्छे दौर कौन सा था, जहांगीर के टाइम का। ठीक, ये बात आप याद रखेंगे क्योंकि इसे बहुत शौक था, इसे बहुत शौक था चित्रकला का, तो इसलिए इसे बोलते हैं। कई लोग इसकी जगह शाहजहां लगा के आ जाते हैं, वो सोचते हैं ताजमहल उनके शासनकाल में बनाया गया, तो
चित्रकला उनके टाइम पर सबसे हाईएस्ट पीक पर थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये जो देख रहे हैं हम जहांगीर के टाइम पे था। ठीक है, मैं हट जाता हूं, आप क्या करेंगे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आइए अब अपने कुछ और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इनके बारे में कि इन्होंने क्या क्या किया। तो जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे कौन? आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशन दास। ये जो है हिंदू थे तो इनका नाम याद रखेंगे, विशन दास, मनोहर और गोवर्धन। ठीक, ये तीन इनका नाम याद रखेंगे, कई बार पूछ लिया जाता है कि इनके दरबार में कौन से हिंदू इसमें से फेमस थे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है हमारी, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये बात आप एकदम दिमाग में याद रखेंगे और एकदम बिठा लेंगे सही से। क्या कि बोला था कि किस समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, किसके समय में? तो हम तुरंत जवाब देंगे जहांगीर के समय में। पूछा जाएगा कि मुगल वंश में किसके समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, तब भी हम बताएंगे कौन? जहांगीर के समय को। तो इनके बारे में इतनी जानकारी बहुत है और आपको पता ही है इतने सारे चित्रकला में इंटरेस्टेड होने की वजह से बहुत सारे काम हुए थे। नेक्स्ट है हमारा अशोक के कौशाम्बी स्तंभ, जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? प्रयागराज में। प्रयागराज जानते हैं ना? हाँ। पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। ये बात आप याद रखेंगे, मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ जब मैंने अशोक के स्तंभ के बारे में पढ़ाया था, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ कि जो कौशाम्बी स्तंभ है जो प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है? प्रयागराज में। ठीक है, उसमें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है और जहांगीर के लेख लिखे हुए हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, एकदम दिमाग में बिठा लेंगे। लास्ट पॉइंट हमारा 28 अक्टूबर सन 1627 ईस्वी को भीमवार नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और जहांगीर के मकबरे का निर्माण कौन करवाता है? नूरजहां करवाती हैं, इनकी बेगम नूरजहां। ठीक है, याद रखेंगे, यानी कि मेहरुनिसा। ठीक, और एक बात और आप यहाँ पे लिख लेंगे कि इनके ही समय में प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस आया था, हॉकिंस। ठीक, कैप्टन हॉकिंस। और इन्हीं के समय में कैप्टन रो आया था, रो। ठीक, इन्हीं के समय में टैरी आया था, टैरी। तो आप याद रखेंगे कैप्टन हॉकिंस ये पहला अंग्रेज था जो आया था, यूरोप से पहला अंग्रेज था जो आया था, यहीं से हमारे अंग्रेजों का आगमन माना जाता है। तो पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ये क्वेश्चन बनता है, स्टैटिक का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि प्रथम अंग्रेज किसके शासन काल में आया था, यह पूछा जाता है प्रथम अंग्रेज कौन आया था, तो कैप्टन हॉकिंस है। उसके बाद कैप्टन रो भी आए थे और कैप्टन टैरी भी इन्हीं के शासन काल में आए थे। ये भी इंपॉर्टेंट बात है इनसे। तो जहांगीर की समाप्ति हो जाती है। अब इनके जो उत्तराधिकारी हैं, जहांगीर के उत्तराधिकारी हुए थे कौन? खुर्रम, यानी कि हमारे शाहजहां। तो शाहजहां के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। मैं हट जाता हूं, अब क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आइए अब हम देख लेते हैं किसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब मैंने बताया था बहुत ही खतरनाक, बहुत ही क्रूर इंसान था, जो कि अपने बाप को मारकर, अपने भाई को मारकर राजगद्दी पर बैठा था। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक इंसान होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब का शासनकाल कब से? 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। ये हमारा लगभग कह सकते हैं कि मजबूत मुगल बादशाह के रूप में आखिरी शासक था। ठीक है, इसके बाद जो छोटे मोटे चिंडी पिंडी आए और चले गए। तो फिर देख लेते हैं औरंगजेब का जन्म कब हुआ? 1618 ईस्वी को दोहाद यानी कि गुजरात में हुआ था। ठीक है, ये सन आप याद रखेंगे, 1618 ईस्वी दोहाद गुजरात में हुआ। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं और औरंगजेब इंपॉर्टेंट है, तो 1618 आप याद रखेंगे क्या कि 1618 को दोहाद भले ना याद रखें, लेकिन कहाँ हुआ? गुजरात में। ये जरूर आप याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास में बीता। नूरजहां आप जानते हैं कौन है? इनकी दादी समझ लीजिए, यानी कि जहांगीर की बेगम। ठीक, जहांगीर की बेगम नूरजहां, जिन्हें मेहरुन्निसा भी बोलते थे, पहले इनका नाम मेहरुन्निसा था। ठीक है, तो उसके पास में इनका सारा बचपन का समय बीता। 18 मई सन 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हो गया।
ठीक। अभी बड़े हुए, फिर पहले बचपन का समय इनका बीता मेहरुन्निसा के साथ में, अब इनका निकाह करवा दिया गया। नाम याद रखेंगे आप, दिलरास बानो बेगम, दिलरास बानो बेगम के साथ में औरंगजेब का क्या करवा दिया गया, निकाह करवा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद में 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के महल में 5 जून 1669 ईस्वी को दूसरी बार राज अभिषेक कराया। ठीक है, राज अभिषेक कराया। अब ये बात याद रखेंगे, देवराय के युद्ध में सफल हुआ 15 मई को, 15 मई 1659 को आया। ठीक है, जबकि महल में कब प्रवेश किया, दिल्ली में पहुंच चुका था 15 मई 1659 को पहुंच गया था। कहाँ, दिल्ली में पहुंच गया था। लेकिन आगरा में कब आया, आगरा में आई 5 जून 1659 ईस्वी को। ठीक है, कहाँ, अपने पापा के महल में। ठीक, अपने फादर के महल में। नेक्स्ट पॉइंट है, औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, इसे जिंदा पीर भी कहते हैं। ये है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या ये क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी बहुत बार आया है, क्या यूपी ट्रिपल में भी बहुत बार आया है कि औरंगजेब किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था, तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या इसने 1675 ईस्वी को दिल्ली में करवा डाली। अभी आपको याद होगा कि इनके पिताश्री के पिताश्री जहांगीर ने भी हत्या करवाई थी। तो आप ये बात याद रखेंगे, सब लोग जो है कोई ना कोई सिखों के प्रति जो है ऐसा होता था कि विद्रोह करवा दिया, उनके लड़के ने विद्रोह कर दिया तो उन्होंने अर्जुन देव की करवा दी थी, इन्होंने किसी करवा दी, इन्होंने तेग बहादुर करवा दी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिख गुरुओं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से नंबर के गुरुओं की इन्होंने हत्या करवाई। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप फिर से पढ़ लेंगे। इस्लाम न स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु कौन, गुरु तेग बहादुर की हत्या इसने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। आप ये बात एकदम याद रखेंगे और एकदम दिमाग में उतार लेंगे। चलिए ठीक है, मैं फिर तब तक क्या करता हूँ, हट जाता हूँ। आप क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आइए अब हम देख लेते हैं कुछ और पॉइंट जुड़े हुए किससे, औरंगजेब से। तो पहला पॉइंट क्या लिख रखा है मैंने, औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लागू कर दिया। अब जजिया कर से आप याद करिए, जजिया कर किसने हटाया था, जजिया कर हटाया था अकबर ने इनके परदादा ने हटाया था, जजिया कर हटाया था और इन्होंने फिर से उसे 1679 में लागू कर दिया। ठीक, अब जजिया कर क्या होता है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जजिया कर वो कर होता है जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है, जो लोग मुस्लिम जाति के नहीं होते हैं, दूसरी जाति के होते हैं, उनके ऊपर लगाया जाता था जजिया कर। ठीक, तो इसने फिर से पुनः लागू कर दिया, बदतमीज लड़का, बदतमीज इंसान था। ठीक, नेक्स्ट है, इसने बीवी का मकबरा का निर्माण 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में कराया। ठीक है, अब ये जो बीवी का मकबरा है ना, ये बिल्कुल ताजमहल की नकल है, एकदम ताजमहल की नकल है, बिल्कुल जो है ताजमहल की नकल है। ये बात आप याद रखेंगे। क्या, बीवी का मकबरा जो है ना, उसको ताजमहल की कॉपी बोलते हैं, कई बार तो बोल भी देते हैं कि ताजमहल की नकल बीवी का मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो आप याद रखेंगे ये कहाँ पर है, औरंगाबाद। औरंगाबाद में कहाँ, महाराष्ट्र के अंदर एक जगह पड़ती है औरंगाबाद, वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 1685 ईस्वी में बीजापुर एवं 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। फिर से एक बार देखते हैं पॉइंट, अच्छा पॉइंट है। 1685 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। विस्तार तो करते ही थे भाई, अब विस्तार करके इन्होंने 85 में, 1685 में और 1687 में इन दोनों को मिला लिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, औरंगजेब का पुत्र अकबर। अब ये अकबर इनके दादाजी नहीं, इनका पुत्र है, उसका नाम भी अकबर था। ठीक है, दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। उसने विद्रोह किया, इन्होंने उसकी ऐसी तैसी करके उसे मार दिया पूरी तरीके से। ठीक, तो ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अपना देख लेते हैं, औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। अब आप सोचेंगे कि इतना कट्टर होने के बावजूद में सर्वाधिक हिंदू सेनापति इसके में कैसे होते थे, तो इसके में सर्वाधिक हिंदू सेनापति ऐसे थे कि ये चाहता था कि जो और अदर वाले हैं वो नीचे रहें, इनके काम करते रहेंगे तो सही रहेंगे। इस सोच के चलते इन्होंने ज़्यादातर इनके शासनकाल में हिंदू सेनापति हुए। ठीक है, तो कुछ 1 2 3 4 पॉइंट और रख गए हैं, वो हम अपनी अगली स्लाइड में देखते हैं और फिर
इन्हें ख़त्म करते हैं, मुगल वंश की समाप्ति यहीं पर करते हैं आज। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हुए चलेंगे। तो मैं हट जाता हूँ, तब तक आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो अब हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट औरंगजेब के बारे में जितना बचा हुआ है, और यहीं पर हमारे मुगल साम्राज्य की समाप्ति हो जाती है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। बोलता था कुरान में जो लिखा है वही हम करेंगे, जो नहीं लिखा है वो नहीं करेंगे। ठीक, क्या था, इसने क्या किया, सिक्कों पर कलमा खुदवाना, तुला दान प्रथा, नवरोज का त्यौहार जो कि स्टार्ट किया था इनके यहाँ, और मनाना, भांग की खेती करना। नवरोज का त्यौहार किसने स्टार्ट किया था, नवरोज का त्यौहार इनके जो कौन थे, दादाजी, उन्होंने स्टार्ट किया। आप बताएं इनके दादाजी कौन थे, इनके दादाजी सलीम थे। अब सलीम का नाम हम नहीं बताएंगे बार बार। झरोखा दर्शन आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। और ये जो तुलादान प्रथा है, मतलब तुलादान मतलब ये होता था कि अपने बराबर वजन सिक्कों का करना, सोने का करना, उसके बाद उसको दान कर देना, तुलादान प्रथा कहलाती थी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फटाफट। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया था। ये मतलब बताया मैंने आपको कि स्वभाव से ही बहुत कट्टर प्रकृति का इंसान था, तो ये बहुत ज़्यादा अपने धर्म को बढ़ावा देता था। इस्लाम मतलब इसका कह सकते हैं, इसका टारगेट ये था, हर्ब करके एक चीज़ थी कि मुस्लिम सत्ता को स्थापित करना और किसी और को वहाँ ना रहने देना। इनका टारगेट सिर्फ इतना था और कुछ नहीं था। इसी वजह से उन्होंने मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया। और क्या किया, इनके शासन में तोड़े गए बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर कौन है भाई साहब, खुद देख लिए खुद। सोमनाथ मंदिर, कौन सा अपना, वो गुजरात वाला सोमनाथ मंदिर बता रहे हैं। एक वो आए थे ना 11 में लूट के चले गए थे गजनबी। इसके बाद में काशी विश्वनाथ मंदिर, बनारस बाबा मंदिर, जहाँ से अभी जी हमारे मोदी जी सांसद हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा वीर सिंह देवराय द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव राय मंदिर आदि। अब आप समझ गए कितने अच्छे अच्छे बड़े बड़े मंदिर है। ये तो मैंने कुछ मंदिर लिखे हैं, पता नहीं और कितने सारे मंदिर इन्होंने तोड़वा दिए थे अपने शासनकाल में, क्योंकि इन्हें तो सिर्फ मस्जिद बनवानी थी, इसलिए मंदिर को तोड़वा के इन्होंने मस्जिद निर्माण कराने की कोशिश कराई। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई। इसे खुलदाबाद में दफनाया गया। अब इस खुलदाबाद को प्रेजेंट टाइम में क्या बोलते हैं, खुर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खुर्जा। दिल्ली के पास जब आप दिल्ली जाएंगे होते हुए, तो अब आपका ये दिल्ली से थोड़ा पहले से पड़ता है, खुर्जा डिपो बोलते हैं इसको। ठीक है, तो खुर्जा उस टाइम पहले उसे बोलते थे खुलदाबाद, अब इसे खुर्जा बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, मुगलों का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है, और ध्यान रखेंगे। तो आज का हमारा मुगल साम्राज्य यहीं पर समाप्त होता है। जितना भी था मैंने आपको बता दिया, इससे बाहर अब कोई भी प्रश्न आने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने फिर से आपको बताया कि प्रश्न दो तरीके से किए जा सकते हैं। पहला, आपको सीधा सीधा उत्तर पता हो, और दूसरा, जब आपने पढ़ा होगा तो आप एलिमिनेशन रूल लगाकर उत्तर देंगे। तो कैसी लगी क्लास, आप बिल्कुल बताना नहीं भूलेंगे मुझे। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करेंगे चैनल में, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो। मैं ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक। और हाँ, एक चीज़ के लिए मैं बिल्कुल ज़बरदस्ती करूँगा, क्या कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और जितने भी चैनल पे वीडियोस चल रहे हैं, जितने सारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जाएंगे उनकी विज़िट करेंगे और पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई में अपना मन लगाएंगे। थोड़े दिन के लिए अपने बाबू सोना से दूरी बनाकर रखेंगे, ठीक है, और अपना ख्याल रखेंगे। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में एक और मैराथन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।